नमस्कार दोस्तों। हर 5 साल में चुनाव, हर साल कहीं ना कहीं आचार संहिता, सरकार चले या रुके, चुनाव जरूरी है। अब सोचिए, अगर देश में एक ही दिन पर सभी चुनाव हो जाएं, तो क्या ये लोकतंत्र की रफ्तार बढ़ाएगा या उस पर ब्रेक लगा दे? वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र का बूस्टर है या लोकतंत्र के लिए खतरा है? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश भर के लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना। आपको बताते चलें कि भारत में वर्तमान 2025 तक में कुल 28 राज्य विधानसभाएं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर की भी अपनी अपनी विधानसभाएं। भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप इत्यादि। एक ही तारीख, एक ही मतदाता लिस्ट और एक ही तैयारी। 1952, 1957, 1962 और 1967 में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन 1968 के बाद राज्य सरकारों के गिरने से ये चक्र टूट गया। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में लागू था। वर्ष 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। यह प्रणाली उस समय स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही थी, क्योंकि केंद्र और राज्यों की सरकारों का कार्यकाल जो था वो समान था और संविधान के तहत दोनों के लिए 5 साल का निश्चित कार्यकाल निर्धारित था। पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए, जिसमें लोकसभा की 489 सीटों और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए एक साथ मतदान हुआ। आजाद भारत के सबसे पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। इसमें दुनिया का 17% मतदान हुआ, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मतदान था। इस चुनाव में 1874 उम्मीदवार थे। लगभग 53 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। भारत में पहले आम चुनाव में मतदाता के रूप में सबसे पहला वोट डाला था श्री श्याम शरण नेगी ने, जो कि हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले के रहने वाले थे। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था 1967 के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण विधानसभाओं का समय पूर्ण भंग होना था। 1960 के दशक के अंत में कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में सरकारें अस्थिर हो गईं, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का तालमेल टूट गया और केंद्र और राज्यों में अलग अलग कार्यकाल होना भी इसका एक कारण था। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने और सरकारों के भंग होने से राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग हो गए। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी इसमें थीं। कई बार राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए समय पूर्व चुनाव कराने की मांग की, जिससे एक साथ चुनाव की प्रणाली बाधित हुई। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया। इसके कारण 1971 में लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर हुए। चुनावी और प्रशासनिक चुनौतियां भी थी जो इसका कारण थी। बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगा। आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से विकास कार्य बार बार रुकने लगे, जिससे कि सरकारों का ध्यान शासन से हटकर चुनावी प्रक्रिया पर केंद्रित होने लगा। सरकार का तर्क यह है कि बार बार चुनाव से सरकारी खर्च बढ़ता है, विकास कार्य रुकते हैं, प्रशासन चुनावी ड्यूटी में उलझा रहता है। राजनीतिक दल लगातार चुनावी होड़ में रहते हैं और अपने प्रचार की होड़ में रहते हैं। अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो खर्च लगभग 60,000 करोड़ था, जो कि विश्व का सेकंड लार्जेस्ट यानी कि सेकंड हाईएस्ट खर्च था। एक तरफ न्यू इंडिया की बात और दूसरी तरफ हर साल नई सरकारें। क्या हम हर वक्त बस वोटिंग ही करते हैं? अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना फायदेमंद है जैसा कि सरकार बता रही है, तो विरोध क्यों हो रहा है और किस बात पर विरोध हो रहा है? अगर अनुच्छेद 83 और 172 देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। इसी तरह से राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल भी अलग अलग
होता है। केंद्र और राज्य दोनों के कार्यकाल अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति शासन से लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। अगर एक राज्य की सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश को फिर से चुनाव में झोंक दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या विकास के नाम पर राज्य की सत्ता छीनना लोकतंत्र है या फिर चुनाव एक बहाना है सत्ता के केंद्रीकरण का? समान चुनाव से चुनावी खर्च बचेगा, सरकारें स्थिर होंगी, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक देश एक चुनाव, एक पार्टी और एक विचारधारा हो जाएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती ही उसकी विविधता है। समय, क्षेत्र और संस्कृति के हिसाब से बदलाव होना जरूरी है। क्या हम तैयार हैं एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनने के लिए? अगर बात करें तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है, वो मानते हैं वो एमएलए को नेता मानते हैं। कुछ को पता ही नहीं कि एमपी कौन है, एमएलए कौन होता है। एक साथ सब कर दो, कई तो ये सोचते हैं कि एक साथ सारे चुनाव कर दो तो छुट्टी एक ही दिन लगेगी। क्या मतदाता के मन में दो चुनाव की बातें एक साथ चल सकती है या फिर छोटे मुद्दे बड़े सवालों में दब जाएंगे? मेरी राय में अगर फायदे देखें तो खर्च में कटौती होगी, चुनावी माहौल की थकावट कम होगी, सरकारों को स्थिरता मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों का गला घोटना जैसा हो जाएगा। कैसे, आइए समझाता हूं आपको। दोस्तों, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाताओं का ध्यान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक साथ जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा हावी हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां अपने बड़े एजेंडे को प्रचारित करती हैं। क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि स्थानीय बुनियादी ढांचा, पानी, बिजली या क्षेत्र विशिष्ट की समस्याएं कम चर्चा में आ सकते हैं, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों का प्रचार जोरदार होगा और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो होगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कम हो। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साथ चुनाव होने पर उनके पास संसाधनों और प्रचार का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय दलों के साथ भी एक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। इससे उनके स्थानीय मुद्दों का प्रभाव कम हो सकता है। हालांकि क्षेत्रीय मुद्दे पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल और स्थानीय नेता अभी भी मतदाताओं के बीच अपनी बात रखते हैं। मतदाता का ध्यान बटेगा, ये भी एक समस्या हो सकती है। एक साथ चुनाव होने पर मतदाता एक ही समय में राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं को चुनेंगे। इससे मतदाता का ध्यान बढ़ सकता है और स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों की छाया में कम महत्वपूर्ण लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा मुद्दा जैसे कि युद्ध या आर्थिक संकट चर्चा में है, तो स्थानीय सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे मुद्दे कम ध्यान पा सकते हैं या दब भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें सत्ताधारी दल को असामान्य लाभ मिल सकता है। सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र या राज्यों में सत्ता में होती है, आमतौर पर अधिक संसाधनों जैसा कि पैसा, संगठन, मीडिया और सरकारी मशीनरी का लाभ उठा सकती है। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो सत्ताधारी पार्टी अपने राष्ट्रीय और स्थानीय प्रचार को एकजुट कर सकती है, जिससे उनका संदेश अधिक प्रभावी और व्यापक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर केंद्र में सत्ताधारी पार्टी अपनी योजनाओं जैसे कि मुफ्त राशन, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं या जोर जोर से प्रचारित करती है, तो ये राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक और प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी ज्यादा कर सकती है। सत्ताधारी पार्टी को सरकारी संसाधनों और नीतियों का लाभ मिल सकता है। एक साथ चुनाव होने पर वे अपनी उपलब्धियां जैसे कि बजट योजना, विकास कार्य को एक ही समय में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रचारित कर सकती है। इससे मतदाताओं पर एक मजबूत प्रभाव, बार बार होने वाले अलग अलग चुनाव में यह लाभ बढ़ जाता है, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर यह प्रभाव एकजुट और केंद्रीकृत हो जाएगा। सत्ताधारी पार्टी को लाभ तभी मिलता है जब उनकी छवि और प्रदर्शन अच्छा हो। अगर जनता में असंतोष है तो एक साथ चुनाव होने पर भी सत्ताधारी पार्टी को राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर नुकसान भी हो सकता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। संवैधानिक संशोधन की जटिलता भी इसका एक ज्वलंत प्रश्न है। वन नेशन वन इलेक्शन एक विचार जो समय की मांग हो सकता है, लेकिन क्या यह भारत जैसे विविध लोकतंत्र के लिए सही कदम है? आपका क्या मानना है? क्या एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को मजबूती देगा या उसे कमजोर करेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।